नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 15 फरवरी 2021 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे। ट्विटर के द्वारा हाल ही में कुछ अकाउंट्स सस्पेंड किए गए जिसको लेकर कंट्रोवर्सी जनरेट हुई। तो ये आर्टिकल जो है वो आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 69A से संबंधित हैं और क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करना है वो भी इसी से संबंधित है। सेक्शन 69A आईटी एक्ट 2000, आईटी एक्ट मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इस एक्ट में मतलब इस एक्ट के इस सेक्शन में अर्जेंट रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है ताकि संविधान के आर्टिकल 19 को प्रोटेक्ट किया जा सके। इस स्टेटमेंट को आपको एग्जामिन करना है 250 वर्ड्स में। 2 और इश्यूज हम कौन से डिस्कस करेंगे, एक तो देखो येमेन वार से संबंधित और सबसे लास्ट में आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया और चाइना के बीच एलएसी पर डिसएंगेजमेंट को लेके जो आर्टिकल साइन हुआ है, एग्रीमेंट साइन हुआ है उससे संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ट्विटर के द्वारा हाल ही में कुछ अकाउंट्स सस्पेंड किए गए थे, इस इशू से संबंधित हैं। आप इस आर्टिकल को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और सिक्योरिटी से भी रिलेट कर सकते हो। और सिलेबस की बात करें तो आप इसे जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 2 से भी कनेक्ट कर सकते हो। ये वो एस्पेक्ट्स हैं जो हम शामिल करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेक्स्ट की। 1 फरवरी 2021 को ये सामने आया कि ट्विटर के द्वारा काफ़ी सारे अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया गया है, यानी जिनके अकाउंट्स को सस्पेंड किया गया है वो अपने अकाउंट को अब नहीं एक्सेस कर सकते। कुछ मुख्य अकाउंट्स की बात करें, कारवा मैगजीन का अकाउंट, एक्टर सुशांत सिंह का अकाउंट, किसान एकता मोर्चा का हैंडल जो प्रोटेस्ट से संबंधित इंफॉर्मेशन देता है। ये कुछ प्रमुख अकाउंट्स हैं जिनको सस्पेंड किया गया ट्विटर के द्वारा। शुरुआत में देखो ये साफ नहीं था कि आखिरकार ट्विटर ने इन अकाउंट्स को सस्पेंड क्यों किया है। क्या इन यूजर्स ने ट्विटर की पॉलिसीज को वायलेट किया है, इस वजह से इनके अकाउंट्स को सस्पेंड किया गया है। जैसे देखो डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को सस्पेंड किया गया था, उसी प्रकार से ऐसा लग रहा था जैसे इन यूजर्स ने ट्विटर की पॉलिसीज को वायलेट किया है। या फिर कुछ लोग ये भी अंदेशा जता रहे थे सरकार के कहने पर या फिर कोर्ट के आदेश के बाद ट्विटर ने इन यूजर्स के अकाउंट्स को सस्पेंड किया है। जैसे ही देखो इस इशू को लेके थोड़ा हल्ला हुआ, शोर शराबा हुआ, तो सरकार की तरफ से ये क्लैरिफाई किया गया कि हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का सेक्शन 69A इन्वोक किया है इन ट्विटर अकाउंट्स की एक्सेस को ब्लॉक करने के लिए। यानी सरकार की तरफ से आदेश दिया गया था इन अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए। सरकार की तरफ से यह तर्क दिया गया कि ये ट्विटर अकाउंट्स इस प्रकार का हैशटैग ट्रेंड करवाने की कोशिश कर रहे थे, हैशटैग मोदी प्लानिंग फार्मर जिनोसाइड। और जिनोसाइड इंसाइट करना ये देखो पब्लिक ऑर्डर के लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है। इसी वजह से इन ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत। राइटर का यह मानना है, देखो इस इशू पर तो बाद में डिबेट होगी, क्या इस हैशटैग को ट्वीट करने के लिए यूजर्स के अकाउंट को ब्लॉक कर देना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले यह बताना जरूरी है कि कारवा मैगजीन का कहना है हमने ऐसे कोई हैशटैग को ट्वीट नहीं किया है, तो फिर हमारा जो अकाउंट है वो क्यों ब्लॉक किया गया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देखो ट्विटर ने कुछ अकाउंट्स को अपने आप से ही रिस्टोर कर दिया। तो इसके बाद सरकार सख्ते में आ गई कि हमारा जो आदेश था उसकी अवहेलना क्यों की गई। सरकार ने ट्विटर के खिलाफ नॉन कंप्लायंस नोटिस जारी किया और सरकार ने कहा कि अगर हमारे इस आदेश को नहीं माना जाएगा तो आपकी कंपनी के कुछ एम्प्लॉइज के अगेंस्ट केस दर्ज किया जाएगा सेक्शन 69 को वायलेट करने के लिए। बाद में ट्विटर के ऑफिशियल्स और सरकार के बीच मीटिंग भी हुई और ये टकराव जो था ट्विटर और सरकार के बीच, ये टकराव खत्म हुआ। बाद में 10 फरवरी को ट्विटर ने एक ब्लॉग पोस्ट पब्लिश किया जिसमें उन्होंने कहा गया गवर्नमेंट के जो एक्शंस हैं, मतलब गवर्नमेंट ने जो आदेश दिया है ट्विटर को कि आप इन अकाउंट्स को ब्लॉक कर दीजिए, ये इंडियन लॉ को वायलेट करते हैं और इंडिया के संविधान के तहत जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट दिया गया है उस कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी को भी वायलेट करते हैं। मतलब ट्विटर जो है वो खुले तौर पर सरकार के सामने आ गया।
ट्विटर ने आरोप लगाया कि सरकार के आदेश फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट हैं और इंडिया के संविधान की वैल्यूज के अगेंस्ट हैं। इसके बाद राइटर के द्वारा कहा जाता है, देखो ट्विटर ने सरकार का सामना करने की हिम्मत उठाई, लेकिन कोई जरूरी नहीं दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फेसबुक, गूगल, ये सब भी ऐसा ही करेंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना, हमारे देश में जो सिटीजन्स हैं उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो अधिकार है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि मल्टीनेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कितनी हिम्मत जुटा पाते हैं सरकार की सेंसरशिप रिक्वेस्ट का सामना करने की। मतलब क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पास इतनी हिम्मत है सरकार की सेंसरशिप रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दें? क्या उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो लीगल प्रोसिक्यूशन का रिस्क उठा लें? क्योंकि सरकार ने ये धमकी दी थी ना, अगर आप अकाउंट्स को सस्पेंड नहीं करोगे तो फिर आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा आईटी एक्ट के सेक्शन 69A को वायलेट करने का। इसके साथ साथ इंडियंस का ऑनलाइन फ्री स्पीच राइट्स इस बात पर डिपेंड करेगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पास कितना कॉन्फिडेंस है कि वो अगर सरकार की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं तो उनका ये डिसीजन इंडिया की कोर्ट्स में सही ठहर पाएगा या फिर नहीं ठहर पाएगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के बारे में बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। देखो आईटी एक्ट का सेक्शन 69A गवर्नमेंट को पावर देता है कि गवर्नमेंट इंटरमीडियरीज यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को डायरेक्शंस दे सकता है ऐसी इंफॉर्मेशन की एक्सेस को ब्लॉक करने के लिए जो देश की सोवरेनिटी, देश की इंटीग्रिटी, नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट हो, यानी पब्लिक ऑर्डर इन सब चीज़ों को खतरे में डालती हो, तो फिर गवर्नमेंट आदेश दे सकती है इंटरमीडियरीज को यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कि आप इस इंफॉर्मेशन की एक्सेस को ब्लॉक कर दीजिए। सेक्शन 69A का क्लास 3 जो है वो ये भी कहता है कि इंटरमीडियरीज यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो सरकार के इस आदेश को नहीं मानते हैं उनको 7 साल तक की जेल सेंटेंस हो सकती है। सरकार ने यही कहा था ट्विटर को कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको 7 साल की सज़ा हो सकती है अगर हमारा ये आदेश नहीं माना जाता है सेक्शन 69A के अंतर्गत। इसके बाद 2009 में सरकार ने रूल्स भी सेटअप किए, यानी प्रोसीजर सरकार ने बताया कि कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ऑर्डर दिए जाएंगे किसी इंफॉर्मेशन को ब्लॉक करने के। इन रूल्स में यह भी कहा गया है कंप्लेंट्स जो हैं वो टोटली कॉन्फिडेंशियल रहेंगी, यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उन कंप्लेंट्स को पब्लिक में जारी नहीं कर सकता है। तो ये रूल्स हैं जो हमने डिस्कस किए। अब इन रूल्स को राइटर के द्वारा क्रिटिसाइज किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट राइटर के द्वारा ये किया जाता है, देखो जो प्रोसीजर सरकार ने सेटअप किया है ना, दोनों चीज़ें, एक तो जो कानून है आईटी एक्ट 2000 का सेक्शन 69A और दूसरा 2009 में सरकार ने जो ब्लॉकिंग रूल्स बनाए यानी जो प्रोसीजर बनाया, दोनों में ही कमी है। इस पूरे प्रोसीजर में सेंसरशिप सरकार के लिए बहुत ज़्यादा आसान है। होना तो ये चाहिए था, अगर सरकार को लगता कि कोई ट्विटर अकाउंट जो है वो देश की सिक्योरिटी, सोवरेनिटी या फिर पब्लिक ऑर्डर को खतरे में डाल रहा है, सरकार कोर्ट में जाती और बताती कि देखो इवन प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि देश की सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी खतरे में पड़ रही है इस ट्विटर अकाउंट से, तो कोर्ट आदेश देती कि इस ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाए। लेकिन इस प्रोसीजर के बजाय अब तो सरकार सीधा इंटरमीडियरीज को यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आदेश देती है कि इस कंटेंट को आप ब्लॉक कर दीजिए और बर्डन जो है वो यूजर्स के ऊपर आ जाता है कि यूजर्स कोर्ट में जाएं कि गलत तरीके से हमारे अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है। पॉइंट समझ गए ना? यानी अभी के प्रोसीजर के हिसाब से बर्डन यूजर्स के ऊपर है कि देखो वो कोर्ट में जाएं कि हमारा जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो गया है और हमें ये लगता है गलत तरीके से सस्पेंड हुआ है। बर्डन सरकार के ऊपर नहीं है। इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट। रूल्स में देखो ये भी प्रोविजन है कि इंफॉर्मेशन पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रहेगी। अब इसका मतलब देखो ये हुआ, यूजर्स को इवन ये भी पता नहीं लगेगा कि उनका जो अकाउंट है वो सस्पेंड हुआ क्यों है, वो ब्लॉक हुआ क्यों है। जब उनको ये पता ही नहीं लगेगा कि उनका अकाउंट ब्लॉक हुआ क्यों है, तो फिर वो इस चीज को चैलेंज कैसे करेंगे। तीसरा पॉइंट क्रिटिसिज्म का, देखो जिन यूजर्स का अकाउंट सस्पेंड
किया जाता है या फिर ब्लॉक किया जाता है, इस एक्ट के अंतर्गत कोई रीजन ऑर्डर देने की आवश्यकता नहीं है, कोई हियरिंग की आवश्यकता नहीं है कि जो अफेक्टेड पार्टीज हैं कम से कम उनको पहले सुन लिया जाए, उनको पहले बोलने का मौका दिया जाए। नहीं, तो राइटर कहते हैं ना सिर्फ ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है बल्कि ड्यू प्रोसेस वाले राइट के भी अगेंस्ट है, क्योंकि आप किसी यूजर के अगेंस्ट वर्डिक्ट नहीं दे सकते ना उससे सुने बिना, ये जस्टिस कहता है। लेकिन अफेक्टेड पार्टीज को आपने सुना ही नहीं, पहले ही उसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया, तो ये राइट टू ड्यू प्रोसेस के भी अगेंस्ट है। इसके बाद राइटर कहते हैं देखो 2015 में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आया था श्रेया सिंगल केस में। इस केस में आईटी एक्ट का जो 66A है ये तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था, लेकिन सेक्शन 69A को सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी उस समय। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा था कि अगर किसी इंफॉर्मेशन को ब्लॉक किया जाता है तो उसके पास अधिकार है हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करने का। इसके बाद बारी आती है वे फॉरवर्ड की। वे फॉरवर्ड में राइटर के द्वारा कहा जाता है देखो हमें लीगल रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है। प्रोविजन ये होना चाहिए अगर सरकार को लगता है कि ये इंफॉर्मेशन ब्लॉक करनी है या फिर ये अकाउंट ब्लॉक करना है तो बजाय इसके सीधा इंटरमीडियरीज को ऑर्डर दिया जाए, सरकार को कोर्ट जाना चाहिए। देखो कुछ इमरजेंसी सिचुएशन है तो अलग बात है, और इमरजेंसी सिचुएशन क्या है उसकी छूट होनी चाहिए, लेकिन वो बताना भी जरूरी है कानून में कि सिर्फ इस सिचुएशन में सरकार के द्वारा इंफॉर्मेशन को ब्लॉक करवाया जा सकता है इंटरमीडियरीज को आदेश देके। अदरवाइज रूल ये होना चाहिए कि सरकार पहले कोर्ट जाए और कोर्ट में बताए कि ये देखो ये इंफॉर्मेशन गलत है, अफेक्टेड पार्टीज को मौका दिया जाए, उनकी सुनवाई हो, उसके बाद कोर्ट आदेश दे और कोर्ट के आदेश के अनुसार जो ये इंटरमीडियरीज हैं यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं किसी अकाउंट को सस्पेंड करें। इसके बाद अगर ऐसा नहीं भी होता है तो कम से कम सरकार आदेश देती है इंटरमीडियरीज को, तो वो इंफॉर्मेशन पब्लिक होनी चाहिए कि किस वजह से सरकार ने आदेश दिया है इंटरमीडियरीज को कि उनका जो अकाउंट है वो सस्पेंड किया जाए। कम से कम सरकार रीजन को तो पब्लिक करे ना कि ये रीजन था जिसकी वजह से इन अकाउंट्स को सस्पेंड करवाया गया है इंटरमीडियरीज को आदेश देके। और दूसरी चीज सरकार ये करे कम से कम जिनका अकाउंट सस्पेंड करने के लिए आदेश दिया गया है उनको पहले सुने, उनको डिफेंड करने का मौका दे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल येमेन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम शामिल करेंगे हमारे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। देखो पिछले 5 सालों से येमेन में सिविल वार चल रहा है। येमेन में हाउथी रिबल्स जो कि ईरान द्वारा सपोर्टेड हैं, इनका अभी देखो येमेन में कैपिटल सिटी समेत येमेन के काफी एरिया पर कब्जा है। तो येमेन में जिस भी एरिया पर इन हाउथी रिबल्स का कब्जा है जो कि ईरान द्वारा सपोर्टेड है, इनको बेदखल करने के लिए, इनसे कब्जा छुड़वाने के लिए और येमेन में प्रो सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने के लिए 2015 मार्च में सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया के अलाइ कंट्रीज ने मिलकर बॉम्बिंग स्टार्ट की थी येमेन में। तब से लेके अभी तक देखो सिविल वार येमेन में चल रहा है। और दूसरे भी काफ़ी सारे एक्टर्स हैं जो यहाँ पर एक्टिव हैं, जैसे अल कायदा, काफ़ी सारे और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस। देखो पिछले 5 सालों में ये जो सिविल वार चल रहा था येमेन में, इस सिविल वार ने येमेन को बहुत ज़्यादा तबाह कर दिया है। हजारों लोग मारे गए हैं इस सिविल वार में और उससे भी ज़्यादा लाखों लोग बेघर हो गए हैं और लाखों लोग कम्युनिकेबल डिजीज के शिकार हो गए हैं, क्योंकि सिचुएशन वहाँ वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब है। फैमिन पहले भी आए हैं और अभी भी फैमिन फिर से आ सकता है, क्योंकि आवश्यक मात्रा में फूड ग्रेन्स उपलब्ध नहीं है येमेन में। काफ़ी सारी जो एड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एड पहुंचा तो रही हैं, लेकिन वो एड नाकाफ़ी हैं। और देखो जब ट्रंप राष्ट्रपति बने तो ट्रंप ने सऊदी अरेबिया के द्वारा जो बॉम्बिंग की जा रही थी उसका समर्थन किया। मतलब ट्रंप ने तो खुला सपोर्ट किया सऊदी अरेबिया को, आप येमेन में जो करना चाहते हैं आप कर लीजिए।
तो ये पूरा सिविल वार जो था, ये देखो सबके लिए लूज लूज वार था। मतलब किसी के लिए विन विन सिचुएशन नहीं थी, सबको ही नुकसान हो रहा था इस सिविल वार से। इवन कुछ एक्टर्स तो ऐसे थे जो कह रहे थे कि जिसके पास जितना एरिया है उतना ही बांट लो ना, मतलब येमेन के काफ़ी सारे टुकड़े हो जाएं, या फिर जैसे यूएई बैक्ड एक साउदर्न ट्रांजिशन काउंसिल थी, इस काउंसिल ने ये मांग की कि साउदर्न येमेन को एक अलग से देश डिक्लेयर कर दिया जाए। तो ऐसी सिचुएशन में ट्रंप ने जाते जाते क्या किया, हाउथी रिबल्स को एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट कर दिया, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट कर दिया। अब इससे तो देखो सॉल्यूशन निकलने की संभावना और भी ज़्यादा कम हो गई थी। बट अब सिचुएशन चेंज हुई है, क्योंकि अब बाइडन यूएसए के राष्ट्रपति बन गए हैं। तो उन्होंने पहले ही सऊदी अरेबिया को एक सिग्नल दे दिया था कि भैया अब हर जगह आपकी मनमानी नहीं चलेगी। ये सिग्नल समझ भी लिया था सऊदी अरेबिया ने, इसीलिए सऊदी अरेबिया ने कतर के चारों ओर जो ब्लॉकेड लगा के रखा था उसे हटा लिया और कतर के साथ अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर दिया, क्योंकि सऊदी अरेबिया समझ गया था कि अब राष्ट्रपति बाइडन बन गए हैं और हमारी मनमानी नहीं चलेगी हर एक देश में। बट देखो अभी भी येमेन के संदर्भ में कोई क्रूशियल डिसीजन सऊदी अरेबिया के द्वारा नहीं लिया गया है। कंक्लूजन में राइटर यही बोलते हैं, देखो 5 साल हो गए, सऊदी अरेबिया हाउथी रिबल्स को निकालने में सफल नहीं रहा है। सऊदी अरेबिया के द्वारा काफ़ी सारे बॉम्बिंग की गई, काफ़ी स्थानों पर बॉम्ब गिराए गए, और उसके बाद रिबल्स ने भी सऊदी अरेबिया में रॉकेट लॉन्च किए। तो सिचुएशन खराब ही हुई है, पिछले 5 सालों में सही नहीं हुई है। हाउथीज जो हैं वो तो देखो परमानेंट वार की सिचुएशन में हैं। येमेन में जहाँ जहाँ पर हाउथी रिबल्स का कब्जा है वहाँ पर तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है, लोगों को बेसिक एमिनिटीज़ भी नहीं मिल पा रही है। और येमेन की जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है उसके पास इतनी ज़्यादा पावर है नहीं, वो सिर्फ दूसरे प्लेयर्स को जैसे सऊदी अरेबिया जैसे प्लेयर्स को देख रही है मदद के लिए, अदरवाइज अपने आप से वो येमेन पर रूल करने में सक्षम नहीं है। तो फिलहाल ऐसी सिचुएशन में युद्ध को ख़त्म करना ही सभी पार्टीज़ के बेस्ट इंटरेस्ट में है। यूएसए के राष्ट्रपति बाइडन को भी चाहिए कि वो सऊदी अरेबिया को पुश करें, ताकि सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया के अलाइ कंट्रीज़ हैं येमेन के खिलाफ भी इन्होंने जो ब्लॉकेड लगाया हुआ है उस ब्लॉकेड को ख़त्म किया जाए, और येमेन में काफ़ी सारी जो पार्टीज़ हैं उनके साथ मिलके एक बातचीत की जाए ताकि येमेन में फाइनली पीस इस्टेब्लिश हो सके। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया और चाइना के बीच एलएसी पर डिसएंगेजमेंट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इस पूरे इशू का बैकग्राउंड आपको पता है, किस प्रकार से अप्रैल मई में चाइना की फोर्सेस यूनिलेटरली एलएसी पर काफ़ी आगे आ गई, तनाव स्टार्ट हुआ, जून में गलवान वैली की घटना हुई, उसके बाद अगस्त के लास्ट में इंडिया ने भी पैंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर कुछ महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा कर लिया कैलाश रेंज में। तो ये सारा बैकग्राउंड आपको पता है, पिछले हफ्ते हमने डिटेल से डिस्कस किया था। इस आर्टिकल में एक प्रकार से सरकार की, ना सिर्फ सरकार की बल्कि मिलिट्री की, सबकी तारीफ की जाती है कि कैसे इंडिया ने चाइना के एग्रेशन का डट के सामना किया। क्योंकि देखो चाइना ने जो भी सोच के यूनिलेटरली एलएसी पर चाइना की जो आर्मी थी वो आगे आई थी, जैसे पेंगोंग लेक के नॉर्दर्न बैंक पर फिंगर 4 से आगे इंडियन आर्मी को नहीं आने दिया जा रहा था। तो जो भी चाइना का प्लान था उस प्लान में शायद चाइना ने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इंडिया की तरफ से इस प्रकार से चाइना की एग्रेशन का सामना किया जाएगा। क्या स्टेप्स लिए गए चाइना की एग्रेशन का सामना करने के लिए? देखो सबसे पहली चीज़ तो इंडिया ने ये की, चाइना ने अगर अपनी फोर्सेस की संख्या इंक्रीज की इंडिया के ऊपर दबाव बनाने के लिए, चाइना को ये लगता था कि जैसे अगर हम हमारे ट्रूप्स की संख्या को इंक्रीज करेंगे तो इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा और इंडिया इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेगा। बट ऐसा नहीं हुआ। ना सिर्फ इंडिया ने जितनी ट्रूप्स चाइना की तरफ से एलएसी पर आई उतनी ही ट्रूप्स इंडिया की तरफ से आई। अगर चाइना की 3 बटालियन हमारी भी 3 बटालियन, चाइना के 100 टैंक हमारे भी 100 टैंक, ऑलमोस्ट बिल्कुल इक्वल मिररिंग वाली सिचुएशन देखने को मिली। मिररिंग में क्या होता है, शीशा, जैसे चाइना की यहाँ पे ट्रूप्स उतनी ही इंडिया की ट्रूप्स। तो चाइना को लगा ये तो हमने कैलकुलेट नहीं किया था, लेकिन बावजूद उसके चाइना मानने को तैयार नहीं था। लेकिन 30 अगस्त को इंडिया की आर्मी ने जो कुछ किया
वो देखो इसे एक प्रकार से लैंडमार्क स्टेप कहा जाएगा। आपको याद होगा 30 अगस्त से पहले हम डिस्कस भी कर रहे थे काफी सारे आर्टिकल्स में कि इंडिया को यह करना चाहिए कि अभी कुछ ऐसा एलएसी पर अनऑक्युपाइड एरिया है, उसे इंडिया कैप्चर कर ले और उसे अपने कार्ड के तौर पे इस्तेमाल करे नेगोशिएशन में। और वही किया गया इंडिया की आर्मी के द्वारा 30-31 अगस्त के आसपास। जिन पीक्स को इंडिया ने कैप्चर किया, देखो वो स्ट्रेटेजिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नॉर्दर्न बैंक पर चाइना को एज हासिल था, देखो काफी सारी तो ऐसे पीक्स पर कब्जा था नॉर्दर्न बैंक पर चाइना की तरफ से, जिससे चाइना इवन धन सिंह थापा पोस्ट, जो फिंगर 3 के आसपास जो पोस्ट है धन सिंह थापा पोस्ट, उस पोस्ट को भी चाइना आसानी से देख सकता था। इतना स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था चाइना के पास नॉर्दर्न बैंक में। लेकिन दक्षिणी बैंक पर, दक्षिणी किनारे पर पीक्स पर कब्जा करके इंडिया ने पूरी तरह से रीजन को डोमिनेट करने की ताकत हासिल कर ली। और देखो बात सिर्फ मिलिट्री की नेगोशिएशंस की नहीं है, इवन सरकार की तरफ से भी महत्वपूर्ण सिग्नल दिए गए चाइना को, जैसे एप्लीकेशंस को बैन किया गया। कुछ राइटर्स जैसे कहते हैं एप्लीकेशंस को बैन करने से क्या होगा। बात देखो सिग्नल की है, बात सरकार की तरफ से मैसेज की थी कि सरकार मैसेज क्या देना चाह रही थी चाइना को कि देखो हम इस सिचुएशन को मानने को तैयार नहीं है। तो ये मैसेज चाइना के कानों तक गया। इवन विदेश मंत्रियों की जब बातचीत हुई तो एस जयशंकर ने भी अपनी सिचुएशन साफ कर दी थी, रेड लाइंस ड्रा कर दी थी कि इस सिचुएशन को, यानी अप्रैल मई के बाद की सिचुएशन को हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। आपको अपनी आर्मी को, अपनी मिलिट्री को उसी पोजीशन पे भेजना होगा जो अप्रैल और मई से पहले की सिचुएशन थी। आखिरकार चाइना को यह समझ में आ गया कि ये जो सिचुएशन है ये रिलेशंस को बल्कि और ज्यादा खराब कर रही है और इससे कोई एडवांटेज होने वाला नहीं है। तो बेहतर यही है कि किसी प्रकार की सहमति बनाई जाए डिसएंगेजमेंट के संदर्भ में। फाइनली 24 जनवरी को डिसएंगेजमेंट से संबंधित एग्रीमेंट साइन हुआ दोनों देशों की मिलिट्री के बीच। और डिसएंगेजमेंट की क्या टर्म्स हैं वो हम ऑलरेडी पिछले हफ्ते डिस्कस कर चुके हैं। जैसे इंडिया आएगा वापस, इंडिया की मिलिट्री वापस आएगी धन सिंह थापा पोस्ट पर, और चाइना की जो आर्मी वो जाएगी वापस फिंगर 8 तक। फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच पेट्रोलिंग नहीं की जाएगी। और पेंगोंग लेक रीजन में डिसएंगेजमेंट होने के 2 हफ्ते के बाद बाकी पॉइंट्स पर भी डिसएंगेजमेंट के लिए बातचीत स्टार्ट होगी। वही बात राइटर बोलते हैं जो हमने पिछले हफ्ते डिस्कस की थी कि देखो ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा है दोनों देशों की मिलिट्री के बीच। ये प्रोसेस लग आसान रही है कि हाँ अपनी अपनी आर्मी को वापस ही तो ले जाना है, टैंक्स को वापस ही तो ले जाना है, इसमें क्या बड़ी बात है। नहीं, देखो प्रोसेस ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जैसे अब इंडिया के द्वारा क्वेश्चंस रेज किए जाएंगे कि भैया अप्रैल मई से पहले की सिचुएशन ये थी, चाइना वाले बोलेंगे नहीं इस पोस्ट पे तो हम अप्रैल मई से पहले भी मौजूद थे। बात ये हुई है कि अप्रैल मई के बाद फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 के बीच जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना की मिलिट्री के द्वारा क्रिएट किया गया है उसे डिसमेंटल किया जाएगा। अब जब डिसमेंटल करने की बात आएगी तो चाइना वाले बोलेंगे नहीं ये तो हमने पहले बनाया था, अप्रैल मई के बाद नहीं बनाया था। तो प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स है, प्रोसेस के कंप्लीट होने में अभी टाइम लगेगा। लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है बेशक देखो जो जिस प्रकार की डिसएंगेजमेंट पे सहमति बनी है उसके अनुसार पेंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर हमने जो इंपॉर्टेंट पीक्स कैप्चर की थी उनको खाली करना पड़ेगा, क्योंकि देखो चाइना पीछे जाएगा तो हमें भी खाली करनी ही पड़ेगी। लेकिन फिर भी ये जो एग्रीमेंट है ना काफी ऑनरेबल एग्रीमेंट है दोनों देशों के लिए, और इसके लिए श्रेय मिलना चाहिए, क्रेडिट मिलना चाहिए। सरकार को भी क्रेडिट मिलना चाहिए और इंडियन मिलिट्री को भी क्रेडिट मिलना चाहिए। सरकार को क्रेडिट इसलिए मिलना चाहिए, सरकार ने एक टफ स्टैंड लिया, सरकार ने मिलिट्री नेगोशिएटर्स में पूरा भरोसा दिखाया, और मिलिट्री ने जिस प्रकार से वहां पे इतनी ज्यादा ठंड में अपनी मौजूदगी को दर्ज करवाया और फोर्सेस का जो मोराल था वो बिल्कुल डाउन नहीं होने दिया, उसी का नतीजा था कि दोनों देश इस प्रकार के एग्रीमेंट तक पहुंच गए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया और चाइना के बीच एलएसी पर डिसएंगेजमेंट को लेके। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।